और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आपका स्वागत है एक ग्रामर के इस सेशन में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बहुत कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन इस पर बेस्ड एरर्स के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और एक बार अगर आप मेरे से समझ लीजिएगा तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है और जो भी डिस्कशन होता है उसको ध्यान से सुनना है और उसको आगे के लिए याद भी रखना है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आइदर, नीदर, ईदर, नीदर, एनी और नन के बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज करते हैं। इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस तो एरर अगर आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो किसी केस में ये प्रोनाउन हो सकते हैं और किसी केस में ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। करेक्ट? आपका क्वेश्चन होगा कि सर कैसे, ये बताइए कि कब ये प्रोनाउन होगा और कब ये एडजेक्टिव होगा। तो पहले उसका एग्जाम्पल मैं दे के आपको यहाँ पे बताता हूँ। एग्जाम्पल है, ईदर स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। ईदर स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। यहाँ पे जो वर्ड ईदर यूज किया गया है वो किसके पहले यूज किया गया है? स्टूडेंट के पहले यूज किया गया है। और स्टूडेंट क्या होता है? नाउन होता है। यू नो इट। और हम ये भी जानते हैं कि नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है। तो नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड ईदर है ये क्या होगा? ये एक एडजेक्टिव है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ईदर जो यूज़ किया गया है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। गॉट इट? देन आपका क्वेश्चन होगा कि अब बताइए कि ये प्रोनाउन कैसे होगा। तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। सेम मीनिंग वाला ही एग्जाम्पल लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स is hard working. Either of the students is hard working. यहाँ पर फिर इधर यूज किया गया है लेकिन ये नाउन से काफ़ी दूर है। नाउन है तो सही लेकिन यहाँ पर है ना, और ये चूंकि नाउन से काफ़ी दूर है तो यहाँ पर इसको माना जाता है कि ये एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे चूंकि नज़दीक था तो इसीलिए ये एडजेक्टिव था। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि ये सेंटेंस के शुरू में है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में ये जो पूरा जो पार्ट है ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में चूंकि काम कर रहा है और सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ईदर यूज़ किया गया है वो एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो आपको ये अंतर पता चल गया होगा कि ईदर को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और ईदर को हम लोग प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स जिससे ये पता चलता है। एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, कोई एनी बुक विल डू। कोई भी किताब चलेगी, एनी बुक विल डू। यहाँ पर एनी किसके पहले यूज किया गया है? बुक के पहले यूज किया गया है। तो एनी क्या है यहाँ पे? ये एक एडजेक्टिव है। और अगर हम यहीं पे लिख दें any of the books will do, तो यहाँ पर जो any है बुक से दूर है तो इसीलिए ये यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है? तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा कि ईदर, नीदर, एनी और नन, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज इन ए गिवन सेंटेंस। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तब फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में।
और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। इसके लिए अगर हम एक टेबल बना लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टेबल में क्या लिखेंगे, टेबल इस तरह से बनाते हैं, ईदर, नीदर, एनी और नन। नंबर के हिसाब से हो सकता है। पहला इसका जो क्राइटेरिया है वो नंबर के हिसाब से हो सकता है, और फिर ये पॉजिटिव है या निगेटिव है इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इधर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो नंबर के हिसाब से अगर देखें तो फॉर टू, दो के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इधर, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। करेक्ट। अभी एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नीदर हम लोग यूज़ करते हैं नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो लोगों के लिए ही या दो चीज़ों के लिए ही नीदर को यूज़ करते हैं। ईदर और नीदर को यूज़ किया जाता है दो में से किसी एक के लिए, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नीदर, और ये निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। बट व्हेन हम लोग दो से ज़्यादा लोगों को कंसीडर करते हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर करते हैं तब वहाँ पे यूज़ करते हैं एनी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए। एनी को किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर मोर देन टू, यानी कि अगर 5 लिखा, 5 लोगों के लिए यूज़ किया जाए, 11 लोगों के लिए यूज़ किया जाए, या 12 लोगों के लिए यूज़ किया जाए, या 15 लोगों के लिए यूज़ किया जाए, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एनी, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो वहाँ पे एनी यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हमको नन यूज़ करना पड़ेगा। नन भी उसी तरह से दो से ज़्यादा लोगों के लिए या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे 7 लोगों की बात की जा रही है तो वहाँ पे हम लोग नन यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लोग नीदर अगर यूज़ करते हैं तो गलत है। उसी तरह से अगर 12 लोगों की बात की जा रही है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नन, न कि नीदर, और ये निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक बार टेबल आप लोग देखकर फिर समझ लें, एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए। इधर हम लोग दो चीज़ों के लिए या दो लोगों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इधर इज़ यूज्ड फॉर 2 थिंग्स और 2 पर्सन्स, उसमें से भी दो में से एक। नीदर भी हम लोग दो के लिए यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि इधर यूज़ किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, वेयर एज नीदर इज़ यूज्ड इन निगेटिव सेंस। अगर देखा जाए तो दो से ज़्यादा के, जहाँ पे दो है वहाँ पर तो इधर सही है, और जहाँ पे दो से ज़्यादा है वहाँ पर उसका काउंटर पार्ट होता है एनी। तब वहाँ पे इधर को रिप्लेस करके हम लोग एनी लिख देते हैं। और निगेटिव सेंस में दो के लिए तो नीदर, लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तब वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नन। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, और इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ कि वर्ब कौन सा यूज़ होगा। वर्ब अभी जब सेंटेंस भी देंगे तब भी आपको पता चलेगा। इधर एक सिंगुलर वर्ड है तो इसीलिए इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर। इधर के जैसा ही नीदर भी है तो यहाँ पर भी वर्ब लगेगा सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एरर इसी पर बेस्ड आता है। एनी के साथ भी वर्ब लगेगा सिंगुलर और नन के साथ भी वर्ब लगेगा सिंगुलर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो कभी भी कोई एग्जाम्पल आएगा, कोई भी एरर आएगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। एक बार फिर एक नज़र इस पे डाल लीजिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कभी भी इस तरह का जब क्वेश्चंस आएगा तो आपसे गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। इज इट क्लियर? अब देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखते हैं और उसमें इसको अप्लाई करके देखा जाए
कि ये एरर्स को कैसे सॉल्व कर पाएगा या एरर्स को कैसे डिटेक्ट कर पाएगा। 4-5 एग्जांपल्स अगर कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है either of the player was fit to play। either of the player was fit to play, ये एक सेंटेंस है जो कि एरर डिटेक्शन के लिए आपके सामने है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ईदर के बाद ऑफ द रहता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है ये नाउन इज प्लूरल। दिस नाउन मस्ट बी प्लूरल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है ना, तो वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि इन सब पे लगता है। आइदर पर भी यही लगेगा, नाइदर पर भी यही लगेगा, एनी में भी यही लगेगा और नन में भी यही लगेगा। तो ये वाला चीज़ याद रखना है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया पहले और उस पर इस रूल को डिस्कस किया, बट दिस रूल इज़ वेरी मच वैलिड टू नीदर, एनी और नन। क्लियर? यहाँ पे इधर की जगह पे अगर हम नीदर भी लिख देंगे तब भी यही रूल लगेगा, यहाँ पर एनी भी लिख देंगे तब भी यही रूल लगेगा और नन भी लिख देंगे तब भी यही रूल लगेगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या गलती है। ईदर ऑफ द प्लेयर, यहाँ पर प्लेयर क्या है, चूंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है इसीलिए ये प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। यानी कि ये सेंटेंस दिया गया जो सेंटेंस है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो प्लूरल होना चाहिए था वो प्लूरल नहीं है। इसको जैसे ही हम प्लेयर्स कर देंगे देन ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब वॉज लिखा हुआ था, ये सही है, वर्ब इज सिंगुलर हियर। सो करेक्ट सेंटेंस इज ईदर ऑफ द प्लेयर्स वॉज फिट टू प्ले। ठीक है? यहाँ पर अगर कहीं कहीं पे लिखा हुआ हो सकता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ हो सकता है टू भी लिखा हुआ होगा। अगर टू लिखा हुआ है तब भी ये सेंटेंस सही होगा। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर लिखा हुआ है, सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, ईदर ऑफ द 5 players was fit to play। ईदर ऑफ द 5 players was fit to play। यहाँ पर हम लोग तुरंत ध्यान हमारा जाना चाहिए कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 5, और चूंकि 5 है विच इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन 2, तो 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ए का यूज़ गलत किया गया है। चूँकि अगर जो टेबल मैंने बनाया था उसमें बताया था कि 2 के लिए तो ईदर, लेकिन 2 से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनी। तो ये एरर था सेंटेंस में, ईदर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर एनी यूज़ करना होगा। तब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एनी ऑफ द 5 प्लेयर्स। यहाँ पर ग्रामर के हिसाब से ये वर्ब सिंगुलर होना चाहिए जो कि सही है। वॉज यहाँ पे सही है, वॉज फिट टू प्ले। तो इस तरह का एरर इससे पूछा जा सकता है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, you can pick either of the 7 books। 7 बुक्स आपके सामने रखा गया है और कहा गया है कि इसमें से कोई भी बुक आप पिक कर सकते हैं और बताना है ये जो सेंटेंस है इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। ध्यान किस पे जाएगा, तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए
7 पे, और चूंकि 7 है इसीलिए ईदर का यूज यहाँ पे गलत है. इन प्लेस ऑफ ईदर यू शुड यूज एनी. यू कैन पिक एनी ऑफ द 7 बुक्स. सेंटेंस चूंकि पॉजिटिव सेंस में है इसीलिए हम लोग यहाँ पर ईदर को रिप्लेस करेंगे एनी से. यहाँ पे अगर आप नन यूज कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा. करेक्ट. देन वी कम टू अनदर एग्जाम्पल. अब देखते हैं नन का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. None of the dancers was performing well. None of the dancers was performing well. इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो एक स्टेज परफॉर्मेंस चल रहा है जहाँ पे कई डांसर्स हैं. उनके लिए कहा जा रहा है कि डांसर्स तो बहुत से हैं स्टेज पर लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. तब यहाँ पे क्या होगा, डांसर्स के लिए यहाँ पे नन सही यूज़ किया गया है और नन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्ब सही यूज़ किया गया है. नन ऑफ द डांसर्स वॉज परफॉर्मिंग वेल. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में. एक और एग्जाम्पल. इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं यहाँ पर एनी से रिलेटेड. एक अच्छा बड़ा एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है वो मेरे ध्यान में है. डिपेंडिंग अपॉन द एफर्ट्स पुट इन either of the students, depending upon the efforts put in, either of the students can secure first rank in the class. Depending upon the efforts put in, either of the students can secure first rank in the class. एक पूरे क्लास को कंसीडर किया जाता है एंड दिस इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. और कहा जाता है कि निर्भर करता है कि कौन कितना मेहनत करता है तो उसके हिसाब से कोई भी क्लास है उसमें से कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट कर सकता है. तो जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात आई मेरा ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पर ईदर का यूज़ सही है कि नहीं. अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ होता कि ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तब क्या होता, तब इसका मतलब ये होता कि सिर्फ क्लास के सिर्फ 2 ही स्टूडेंट को कंसीडर किया गया है जिनके बीच में कंपटीशन है और इन्हीं दोनों में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट आएगा. तब तो वहाँ पे हम लोग इधर टिक करते, इधर सही था. लेकिन अगर ओरिजिनली मैंने क्या लिखा था, ओरिजिनली मैंने 2 नहीं लिखा था, यानी कि कोई भी क्लास है, सपोज देयर आर 55 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, it means कि all the 55 students have been taken into consideration. और अगर उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो यहाँ पर ईदर का यूज़ गलत है चूँकि 55 स्टूडेंट्स आर बीइंग कंसिडर्ड. तो यहाँ पे ईदर की जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द क्लास. 1-2 एग्जाम्पल्स और करता हूँ तब ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. 2 more examples for your consideration. आप भी ट्राई कीजिएगा कि सही है कि नहीं. एग्जाम्पल है, neither of the films released in this month were, और यहाँ पे लिखते हैं are worth watching. Neither of the films released in this month
आर वर्थ वॉचिंग। दिस इज अनदर एग्जाम्पल बिफोर यू। इसमें देखिए कि एरर कहाँ पे है। हालांकि यहाँ पे टू अलग से स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट सपोज कि इस महीने में सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई और उनमें से कोई भी फिल्म देखने लायक नहीं है, तो नीदर के हिसाब से यहाँ पे नाउन फिल्म्स सही यूज़ किया गया है, प्लूरल है। आप देख सकते हैं फिल्म्स यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया गया है, बट वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। नीदर के साथ टेबल को आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा था मैंने कि वर्ब शुड बी सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आर है। दिस इज रॉन्गली यूज्ड, यहाँ पे आर की जगह पे होगा इज। तो सेंटेंस में एरर किस पार्ट में था, एरर यहाँ पे था, आर की जगह पे था इज। ठीक है, तो इस तरह का एरर आपको देखने को मिल सकता है। एरर की बात अगर बताऊं तो सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, खासकर पीयू एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है। इन ऑर्डर टू बिल्ड अप प्रेशर ऑन द कैंडिडेट, क्वेश्चन सेटर क्या करते हैं, सेंटेंस काफ़ी लंबा लिख देंगे। कई बार आपको पीयू एग्जाम में देखने को मिला होगा कि 2.5 लाइन का एक सेंटेंस है या 3 लाइन का एक सेंटेंस है। आप देख के डर जाएंगे कि इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें एरर मैं कहाँ खोज पाऊंगा। बट नोट माय वर्ड्स, सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, एरर उसमें मामूली होता है, और अगर आप अपने रूल्स को अप्लाई कर पाते हैं तो यू विल डेफिनेटली टिक द करेक्ट आंसर। तो ये था एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, we can depend any of my trusted friend. We can depend any of my trusted friend. यहाँ पर any यूज किया गया है। any के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, इट शुड बी प्लूरल। तो यहाँ पर any के बाद आने वाला नाउन क्या है, फ्रेंड है ना। मेरे विश्वास के लायक जितने भी फ्रेंड हैं उनमें से मैं किसी पर भी डिपेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एरर था, फ्रेंड शुड बी प्लूरल, यहाँ पे फ्रेंड लिखा गया है जो कि गलत है, इट शुड बी फ्रेंड्स। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जिस पर कि बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ईदर कहाँ पे यूज़ करते हैं, नीदर कहाँ पे यूज़ करते हैं, एनी कहाँ पे यूज़ करते हैं और नन कहाँ पे यूज़ करते हैं। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ईदर और नीदर यूज़ किया जाता है फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स। उनमें से भी जब एक को हम लेते हैं तब वहाँ पे ईदर और नीदर यूज़ करते हैं। एनी और नन यूज़ किया जाता है 2 से ज़्यादा के लिए, मतलब 3, 5, 12, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनी या नन। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि इनके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर वर्ब का मतलब अगर आर दिया हुआ है तो गलत है, इट शुड बी इज। अगर वर दिया हुआ है तो गलत है, इट शुड बी वॉज। एक और कॉन्सेप्ट मेन वर्ब की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल वो भी अभी दे दूंगा। तो मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, either of the teachers teach well. This is the sentence. यहाँ पे इधर के साथ इधर सही है, इधर के साथ टीचर्स यहाँ पे प्लूरल सही यूज़ किया गया है। नाउन मस्ट बी प्लूरल, तो यहाँ पे टीचर्स सही है। बट जहाँ तक वर्ब की बात है, वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इसको सिंगुलर होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये गलत है। आप तुरंत चौंकेंगे, एक चीज़ ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर टीच सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो एक चीज़ बताऊं, एक बार हमेशा याद रखिएगा इसको,
बॉय एक नाउन है और इसका प्लूरल होता है बॉयज। एस लगाने पे ये प्लूरल बन जाता है, बट वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होता है। सिंपल एग्जांपल, गो अगर है तो सिंगुलर है, गो अगर है तो प्लूरल है, और गोज अगर होगा तो सिंगुलर होगा। ये याद रखिएगा, प्लूरल अगर है तो उसमें एस नहीं लगा रहेगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। तो गो विदाउट एस प्लूरल है, और जब ईएस लग जाता है देन इट बिकम्स सिंगुलर। उसी तरह से टीच जो ऊपर में मैंने एग्जाम्पल में दिया, टीच प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा, टीचेज होगा। यानी कि यहाँ पे टीच वर्ड गलत है, इट शुड बी टीचेज। उसी हिसाब से राइट, राइट प्लूरल है बट राइट्स सिंगुलर है। अगर मेरे से कहा जाए कि इंग्लिश ग्रामर के 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बताइए, तो उन 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक ये वाला भी कॉन्सेप्ट होगा कि वर्ब बिना एस के प्लूरल होता है, और उसमें जब एस या ईएस लग जाता है तब वो सिंगुलर होता है। होप आपको ये डिस्कशन काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने अपने तरफ से इसको बिल्कुल कन्विंसिंग बनाने की कोशिश की कि ज़रा सा भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट गो इवन एन आयोटा ऑफ डाउट फ्रॉम माई क्लास। और इस पर बेस्ड अब जितने भी एरर्स आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको 100% सही करेंगे। इसी तरह के ग्रामर के और भी क्लासेस और भी वीडियोस मैं आपके बेनिफिट के लिए बनाता रहूँगा। लेकिन जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इस वीडियो पर मुझे ज़बरदस्त लाइक मिलना चाहिए, इसको आप लोगों को शेयर भी करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ग्रामर का कंसेप्शन अगर क्लियर करना है तो बीके सिन्हा सर के क्लासेस से जुड़ें और निश्चित गारंटेड सक्सेस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में प्राप्त करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।